हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के सारे वर्क को रिवीजन करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के सारे वर्क को हम जानेंगे कौन कौन से वर्क हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पक्का आता है एक क्वेश्चन। 4 वर्क दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपके 4 राइटर का नाम भी दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा ये जो वर्क है, 4 वर्क बोल रही, 1 मिनट, एक वर्क का नाम दे दिया जाएगा, 4 राइटर का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किसका वर्क है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। या तो फिर 4 वर्क दे दिया जाएगा, एक वर्क को किसी और राइटर का दे देगा, पूछा जाएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ का ये तीनों वर्क है, इसमें से कौन कौन से विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और बन सकते हैं, मे बी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है बनने की। तो इसमें सारे वर्क को कवर किया गया है। सारा वर्क देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितने वर्क लिखे हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ वर्क को यहाँ पे अलग कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। मैंने PDF तैयार किया है और ये जो PDF रहेगी ये प्रैक्टिस विद आंसर रहेगा। और कंप्लीट 4 राइटर को मैंने इसमें कंप्लीट किया है, जो आपको 199 में मिलने वाला है। इसमें आपको कंप्लीट 4 राइटर मिलने वाले हैं और ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। फिर आपको एक PDF और तैयार किया गया है, ये आपको 189 में मिलने वाला है। ये आपका 1 लाइनर है, ठीक है। इसमें भी कंप्लीट 4 राइटर है, कंप्लीट 4 राइटर है, बट 1 लाइनर में है, ये ध्यान रखना है। 1 लाइनर में है, कंप्लीट 4 राइटर है, ये आपको 189 में मिल जाएगी। और इसमें क्या किया गया है, इसमें आंसर के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। हिंदी को पूरा हिंदी में समझाया गया है, चाहे वो कोटेशन वगैरह हो गए, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो PDF है ये आपको 79 में मिलने वाली है। इसमें पूरा लिटरेरी टर्म्स को कवर किया गया है। लिटरेरी टर्म्स, मोमेंट्स, ड्रामा, पोइट्री, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच, ये पूरा लिटरेरी एरिया को कवर किया है। ये PDF आपको 79 में मिलने वाली है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस PDF में, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस PDF को पा सकते हैं, ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस PDF में। और अगर आप तीनों PDF लेते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 467, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये थी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन अपने लेक्चर्स पे। तो सबसे पहले जानेंगे हम क्या कि सम फेमस बुक्स, ऐसे कुछ बुक्स हैं या लेक्चर्स बोल सकते हो या एसेज बोल सकते हो जो वर्ड्सवर्थ पे लिखा गया है, वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट किया गया है, या बोल सकते हैं वर्ड्सवर्थ पर लिखा गया है। कुछ ऐसे बुक्स हैं जैसे कि आपके विलियम हैज़लिट हैं, ठीक है, जैसे कि आपके विलियम हैज़लिट है। विलियम हैज़लिट का लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट, ये 1818 में आया था। ये इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ पर लिखा है, हैज़लिट। दूसरा क्या है, एक रिवीजन की तरह ये वीडियो है, ठीक है। बस आपने देखना है, इसका PDF भी आप ले सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सारा विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है और ये ऐसे भी वर्क हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ पे दूसरे राइटर ने, अदर राइटर ने लिखे हैं। अल्डस हक्सले, इन्होंने भी लिखा है वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स, वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अदर एसेज, 1929 में इन्होंने लिखा है। तो ये वर्ड्सवर्थ पे इन्होंने लिखा, ध्यान रखना है। जॉन स्टुअर्ट मिल का ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ पे लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये 1873 में इन्होंने लिखा है। एंड नेक्स्ट वन है मैथ्यू अर्नोल्ड का मेमोरियल वर्सेस, ये सभी लोग जानते होंगे, 1850 में पब्लिश हुआ था मेमोरियल वर्सेस। इसमें भी इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ पे लिखा है। एक चीज़ और है, इसमें इन्होंने दो अदर राइटर को भी इंक्लूड किया है, जिसमें आपके चौसर हो गए आई थिंक और बायरन हो गए, बट इतना इन्होंने इन दोनों के बारे में नहीं उतना लिखा है जितना इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। अब हम आगे आते हैं, कुछ मेजर वर्क्स हैं। मेजर वर्क्स क्या क्या हैं, फेमस इनकी पोएम है। तो 1793 में इनकी पोएम, ये फेमस पोएम है, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, याद रखना है आपने। 1793 में एन इवनिंग वॉक है, जो कि एक यंग लेडी को एड्रेस किया गया है, ये ध्यान रखना है, ओके। दूसरा है आपका 1793 में ही डिस्क्रिप्टिव स्केचेस आए थे, ये दोनों इनकी अर्ली पोएम्स हैं, ठीक है, जो 1793 में दोनों आए थे। तो अर्ली पोएम्स की जब भी बात होगी ये दोनों हैं। फिर उसके बाद है 1795 में इनकी लाउडेमिया आती है, एक नैरेटिव पोएम है ये क्या है,
ये क्या है, एक नैरेटिव पोयम है, ठीक है, नैरेटिव पोयम है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं 1798 में लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे, टिंटन एबे इनका आया है ये पोयम, इनकी पोयम आई है टिंटन एबे, ठीक है। उसके बाद 1798 में ही लिरिकल बैलेट्स आता है, ये इनका मास्टरपीस है, ये याद रखना है, ठीक है, मास्टरपीस है इनका लिरिकल बैलेट्स। ये सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ ही नहीं थे, इनके कोलैबोरेट में एस.टी. कॉलरिज भी थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये एस.टी. कॉलरिज थे। ओके, तो ये हो गए इनकी फेमस पोएम, और आगे भी देखेंगे फेमस पोएम और आगे भी हैं। ये आपने याद रखना है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं फेमस पोएम बता रही हूँ ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आपने वर्क याद रखना है कि ये किसकी वर्क है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, इतना याद करना है, बस इतना याद रखना है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ताकि आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सको। 1806 में इनका इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी आता है, ये भी इनका पोएम ही है, ठीक है, ये भी इनका पोएम है, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है, इसको कहा जाता है। फिर 1807 में पोएम्स फर्स्ट एंड सेकेंड। 1890 में पीटर बेल आता है। अच्छा, पीटर बेल की बात हुई तो पीटर बेल द थर्ड किसने लिखा है? पीटर बेल तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, बट पीटर बेल द थर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी मैं। ओके, तो पीटर बेल, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, पीटर के बेल की बात हो गई है तो बता दे रही हूँ, पीटर बेल फर्स्ट है ये, ठीक है। पीटर बेल फर्स्ट किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और अगर बात आती है कि पीटर बेल सेकेंड किसने लिखा है, पीटर बेल सेकेंड किसने लिखा है, तो पीटर बेल सेकेंड किसने लिखा है? J.H. ठीक है, रेनॉल्ड्स। और अगर पीटर बेल थर्ड की बात हो रही है कि पीटर बेल थर्ड किसने लिखा है, तो P.V. शैली, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। 1822 में इनका क्या आता है? मेमोरियल्स ऑफ अ टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये भी इनकी पोएम है, फेमस पोएम सारी है। 1888 में रिक्ल्यूज जो कि आता नहीं है, जिसके इंट्रोडक्शन पार्ट आते हैं, जैसे कि आपका प्रिल्यूड हो गया, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जैसे कि आपका प्रिल्यूड हो गया, ओके, एक्सकर्जन हो गया, वो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बट आना था 1888 में, याद रखना है। 1819 में वैगनर आता है, ठीक है, ये याद रखना है, वैगनर, ओके। 1850 में द वाइट डो ऑफ रिल स्टोन, ये भी इनकी पोएम है, फेमस पोएम है। 1802 में अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। 1835 में यारो रिविजिटेड, ठीक है, एरो रिविजिटेड आता है। तो ये इनकी फेमस पोएम है, याद रखना है। फेमस पोएम में इतने सारे वर्ड्स, मतलब पोएम है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या है? नेक्स्ट है लिरिकल बैलेट्स। ये कब आया था? 1798 में। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, लिरिकल बैलेट्स आपका, ये इनका इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। लिरिकल बैलेट्स जो कब आया था? 1798। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिरिकल बैलेट्स पब्लिश कब हुआ था, तो 1798 में पब्लिश हुआ था। दूसरा पूछा जाएगा कि रोमांटिक की शुरुआत कब हुई थी, तब भी जब लिरिकल बैलेट 1798 में पब्लिश हुआ था, उसी समय रोमांटिसिज्म की भी शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमांटिसिज्म की शुरुआत कब हुई थी, तो माना जाता है कि रोमांटिसिज्म की शुरुआत 1798 में ही हुई थी, जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें कितनी पोएम्स है, तो ये भी याद रखना है, 23 पोएम्स है लिरिकल बैलेट्स में। कितनी टोटल? ठीक है, टोटल। ये पूरा आपको समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है ना, ये एकदम जैसे पेड में आपको पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, बहुत जगह पेड में पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो आप खुद ही देख सकते हैं, उसी तरह ये कंटेंट है जो आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको ये फ्री में मिल रहा है मेरे चैनल पर, ओके। तो इसमें कितनी पोएम्स हैं, टोटल कितनी पोएम्स हैं? टोटल इसमें 23 पोएम्स हैं लिरिकल बैलेट्स में। और इसमें कोलैबोरेशन में सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं आपके, और एस.टी. कॉलरिज भी हैं, दो राइटर हैं इसमें। जब भी लिरिकल बैलेट्स की बात आएगी तो एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों का नाम आएगा, दोनों की पोएम इसमें शामिल है, ठीक है। और टोटल कितनी पोएम्स हैं? 23 पोएम है। तो अच्छा, ये बात यहाँ पे हो रही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम कितनी है और एस.टी. कॉलरिज की पोएम कितनी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है, इसमें 19 पोएम्स हैं, यानी कि 19 पोएम है। और इनकी जो पोएम्स हैं आपके
एस टी कॉलरिज की कितनी पोएम्स हैं? 4 पोएम्स हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन से एस टी कॉलरिज की पोएम है इसमें शामिल है और कौन सी वर्ड्सवर्थ की पोएम इसमें शामिल है। ये भी आपने देखना है, याद करना है। एक बार नज़र के सामने आ जाएगी पोएम ना, तो आपने वो भी याद हो। क्या पता पूछ लीजिए कि लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है या एस टी कॉलरिज की कौन सी पोएम है, कौन कौन सी पोएम है, ये आपने भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे, इतना हो गया। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहली पोएम लिरिकल बैलेट्स में पहली पोएम किसकी है? तो पहली पोएम एस टी कॉलरिज की है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ द, यहाँ पे दिया भी गया है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये एस टी कॉलरिज की पहली पोएम है। फिर पूछा जाएगा लास्ट पोएम कौन सी है लिरिकल बैलेट्स में, किसकी पोएम है लास्ट पोएम? तो लास्ट पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है, टिंटन एबे। बीच का तो गायब हो गया, फर्स्ट और लास्ट हमने याद रखा है, बीच का और क्या क्या पोएम है वो तो गायब है, वो तो पता ही नहीं है। वही चीज़ इसमें देखने वाले हैं कि बीच की कौन कौन सी पोएम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहली पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये हो जाएगा आपका, जो कि कॉलरिज की है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी पोएम है द फॉस्टर्स मदर्स टेल। द फॉस्टर्स मदर्स टेल ये किसका है? ये भी कॉलरिज का ही है, फॉस्टर्स मदर्स टेल। ठीक है, याद रखना है आपने, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो। Lines left upon a seat in a view tree which stands near the lake of एस्थवेट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? एस्थवेट। तो ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, थर्ड पोएम है, एकदम सीक्वेंस से है ये पोएम। तो मतलब लिरिकल बैलेट्स में थर्ड पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी है? यही है, लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ व्यू ट्री विच स्टैंड्स नियर द लेक ऑफ एस्थवेट। ठीक है, मतलब एस्थवेट झील के पास स्थित एक यू वृक्ष में एक सीट पर छोड़ी गई जो लाइनें हैं उसको बोला गया है। ठीक है, ये है। फिर फोर्थ पोएम, फिर द नाइटिंगल। फोर्थ पोएम क्या आया है? द नाइटिंगल, अ कॉन्वर्सेशनल पोएम है ये, जो कि कॉलरिज की है। तो हमने देख लिया कि फर्स्ट पोएम भी कॉलरिज की ही है, सेकेंड पोएम भी कॉलरिज की ही है, और थर्ड पे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ आ गए हैं। फिर फोर्थ पोएम पे क्या आ गया है? कॉलरिज की पोएम आ गई है शुरुआत में ही। तो फर्स्ट पे याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड हो गया और फोर्थ हो गया, ये तीनों कॉलरिज की है, और थर्ड जो आपकी है विलियम वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट आएंगे द फीमेल वैग्रेंट। पांचवी पोएम किसकी है लिरिकल बैलेट्स में? पांचवी पोएम द फीमेल वैग्रेंट है, जो कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की है, द फीमेल वैग्रेंट। ठीक है, ये हो गया वैग्रेंट। नेक्स्ट है लिरिकल बैलेट्स में 6 पोएम कौन सी है? गुडी ब्लैक एंड हेनरी गिल, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। 7 पोएम कौन सी है? लाइन्स रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाय माई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू हुम दे आर एड्रेस्ड, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। सिमोन ली, 8वें नंबर पे लिरिकल बैलेट्स में 8वें नंबर पे किसकी पोएम है? तो सिमोन ली है। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्या है? सिमोन ली है, साइमन ली भी बोल सकते हो। द ओल्ड हंट्स मैन, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की 8वीं पोएम है। 9वीं पोएम कौन सी है? एनेक्डोट फॉर फादर्स, क्या है? एनेक्डोट फॉर फादर्स, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की ही है। 10वीं पोएम है वी आर 7, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है। इस पर मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी तभी क्लियर होगा, इसका मैं क्वेश्चन बना के आपके सामने हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसका, तब क्लियर होगा कि 9वीं, ये भी हमें तैयार करना है। आपने सब तैयार कर लिया, मुझे पता है, सारा तैयार हो गया है। ये भी तैयार करना है कि भाई लिरिकल बैलेट्स में कितनी पोएम किसकी है और सीक्वेंस नंबर पे कौन किसकी है पोएम। 11 नंबर पे लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की। अब देखिए एस टी कॉलरिज की सिर्फ 4 पोएम्स है, शुरुआत में ही 1, 2 और आपकी 4 पे ये एस टी कॉलरिज की है, लास्ट में बीच में मिलेगा, बाकी सब विलियम वर्ड्सवर्थ का है। फिर है 12 नंबर पे द थॉर्न है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है। 13 पे द लास्ट ऑफ द फॉक, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ये सारे आपके लिरिकल बैलेट्स में हैं। फिर है द डंजियन, ये 14 नंबर पे आ गया है, 4 से 14 पे डायरेक्ट आ गया, ये कॉलरिज की है पोएम। ठीक है, याद रखना है डंजियन क्या है। ठीक है, डंजियन बोल सकते हैं या फिर डंग ऑन। ठीक है, कॉलरिज की है, 4 से 14 पे आ गया ये। फिर 15 पे द मैड मदर, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। द इडियट बॉय, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है। 17 पे आ जाते हैं लाइन्स रिटन नियर रिचमॉन्ड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है। 18 नंबर पे आते हैं तो एक्सपोचुलेशन, 1 मिनट, 18 नंबर पे आते हैं तो 18 नंबर वाला जो है आपका, ठीक है,
ये क्या है, एक्सपोचुलेशन एंड रिप्लाई, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है। 19 पे द टेबल टर्न एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। 20 पे आएंगे हम, द ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है। 21 नंबर पे आ जाएंगे, कंप्लेंट ऑफ अ फॉरसेकन इंडियन वीमेन, विलियम वर्ड्सवर्थ। 22 पे द कन्विक्ट आ जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। लास्ट है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 23 से पहले 22 वाली पोएम कौन सी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की, कन्विक्ट। ये दोनों याद रखना है 21 से 23 तक, ठीक है। अब ऊपर में हम आएंगे तो ऊपर आपने याद रखना है, ये तो याद ही हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे भी कॉलरिज की ही पोएम है, फॉस्टर मदर्स टेल है। थर्ड नंबर पे हमारे ये आ गए हैं एस्थेबेट वाले, थर्ड नंबर पे विलियम वर्ड्सवर्थ का। फोर्थ पे नाइटिंगेल ही ऑलरेडी आ गए हैं, फीमेल वाग्रेंट। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इस पर मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी, उसके बाद आप देख सकते हैं, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है, नोट डाउन है, ये भी कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, उसी चीज़ को भी यहाँ पे समझाया गया है, वॉज द ट्रू बिगनिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि लिरिकल बैलेट्स का जो पब्लिकेशन हुआ था 1798 में, ऐसा माना जाता है, ये जो पब्लिकेशन था माना जाता था कि वर्ड्सवर्थ के पोएटिक करियर की ये वास्तविक शुरुआत थी। 1798 ही माना जाता था कि ये रोमांटिसिज्म की भी शुरुआत थी, वर्ड्सवर्थ के पोएटिक करियर की भी शुरुआत थी। नेक्स्ट वन है, लिरिकल बैलेट्स हैड 23 पोएम्स, वर्ड्सवर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड 19 एंड कॉलरिज कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स। जस्ट अभी मैंने बताया टोटल पोएम्स कितनी थी, इसमें 23 पोएम थी, जिसमें वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम थी और कॉलरिज की 4 पोएम्स थी। शुरुआत में द राइम ऑफ एनिशियन मैरिनर है, लास्ट में टिंटन एबे है। थर्ड क्या कह रहा है कि लिरिकल बैलेट्स ओपन्स विद कॉलरिज एंशियन मैरिनर एंड एंड्स विद वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे। जब ये लिरिकल बैलेट शुरुआत होता है तो कॉलरिज की पोएम से शुरुआत होती है, कॉलरिज की पोएम द एंशियन मैरिनर से, और जब ये एंड होता है लिरिकल बैलेट्स तो वर्ड्सवर्थ की पोएम से एंड होती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। द फुल टाइटल ऑफ द पोएम, अब जो वर्ड्सवर्थ की जो एंड पोएम है टिंटन एबे की फुल टाइटल, ये आपने याद रखना है, ये तो याद ही होगा, ओके। आगे आते हैं, अब यहाँ पे 5वां नंबर क्या कह रहा है, रिक्ल्यूज, जो कि 1888 में था। वर्ड्सवर्थ प्लान टू मेक टू प्रिल्यूड एंड एक्सकर्जन पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग पोएम रिक्ल्यूज। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, अपनी लंबी कविता रिक्ल्यूज के भाग द प्रिल्यूड और द एक्सकर्जन बनाने की योजना बनाई थी। मतलब प्रिल्यूड को और एक्सकर्जन को, ये किसका पार्ट्स बनाना था, इनको रिक्ल्यूज का पार्ट बनाना था, प्रिल्यूड को इंट्रोडक्शन पार्ट बनाना था, ठीक है। आगे क्या कहते, दैट विल ट्रीट नेचर मैन एंड सोसाइटी, जिसमें नेचर मैन और समाज के बारे में बताया जाएगा। यानी कि इस रिक्ल्यूज में किसके बारे में बताया जाएगा, ये वर्ड्सवर्थ का प्लान था कि हम बनाएंगे एक्सकर्जन को और इसका पार्ट बनाएंगे रिक्ल्यूज का, एक्सकर्जन और प्रिल्यूड को, जिसमें हम नेचर के बारे में, मनुष्य के बारे में, समाज के बारे में बताया जाएगा। द होम एट ग्रासमेर मेरे, ये याद रखना है, द होम एट ग्रासमेरे वॉज टू बी इट्स फर्स्ट बुक। तो रिक्ल्यूज की जो पहली पुस्तक है वो कौन सी है, द होम एट ग्रासमेरे, ये याद रखना है, ये फर्स्ट बुक है। एक्सकर्जन वॉज टू बी द सेकेंड बुक, और एक्सकर्जन जो है, एक्सकर्जन क्या है, ये सेकेंड बुक है, ये याद रखना है। और थर्ड वाला जो कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो पूछा जाएगा कि मैम प्रिल्यूड क्या है। प्रिल्यूड जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये याद रखना। जो प्रिल्यूड था वो क्या था, ये प्रिल्यूड जो था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, याद रखना। इसको इंट्रोडक्शन के रूप में तैयार किया गया था। तो वर्ड्सवर्थ ने रिक्ल्यूज तैयार किया था, जिसमें से 2 ही पार्ट, उन्होंने 2 ही पुस्तक को लिख पाए थे। द होम एट ग्रासमेरे ये फर्स्ट बुक थी, और द एक्सकर्जन ये सेकेंड बुक थी। थर्ड को उन्होंने कभी कंप्लीट किया है नहीं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, एक्सकर्जन की बात हो रही है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक्सकर्जन की बात हो रही है, जो रिक्ल्यूज की सेकेंड बुक है, ये रिक्ल्यूज की सेकेंड बुक है एक्सकर्जन। इसमें कितनी पोएम्स थी, कितने बुक थे, मतलब वर्ड्सवर्थ की कितने बुक शामिल हैं इसमें, तो ये भी याद रखना है। इतना याद रखना है कि 1814 में आया था, ये याद रखना है। इसमें 9 बुक हैं, कितनी बुक हैं, 9 बुक हैं। कौन कौन सी हैं हम देखने वाले हैं। एक बार देखने में, पढ़ने में कुछ जाता नहीं है। अब ये सोचोगे कि मैम इतना डीप नहीं आ सकता, भैया डीप, अब 4 राइटर है, डीप आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये मैं भी कह रही हूँ। इतना नहीं कोई कहेगा कि मैम इतना डीप नहीं आ सकता। टीजीटी में 4 ही राइटर दिया है,
बहुत डीप भी जा सकता है और बहुत ईजी भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सकर्जन का रेक्लूज का सेकेंड बुक है, ये 1814 में आया था, 9 बुक है। अब वो 9 बुक कौन कौन सी हैं यहाँ पे हम देखते हैं। तो रेक्लूज की जो फर्स्ट बुक है उसका नाम क्या है, दी वॉन्डरर, याद रखना है इस चीज़ को, दी वॉन्डरर। रेक्लूज की जो फर्स्ट बुक है वो क्या है, दी वॉन्डरर है, ओके। सेकेंड बुक क्या है, द सॉलिटरी, मतलब सेकेंड बुक का नाम क्या है, द सॉलिटरी। थर्ड बुक का नाम है डिस्पोंडेंसी। फोर्थ बुक का नाम क्या है, डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, इसको यहाँ पे करेक्ट किया गया था, ठीक है। पहली बुक में तो वॉन्डरर था, सेकेंड बुक में सॉलिटरी, तीसरी बुक में डिस्पोंडेंसी मतलब निराशा, फिर उस चौथी बुक में इसी चीज़ को करेक्ट किया गया था, सुधार किया गया था। फिर जो फिफ्थ वाली बुक थी उसका क्या नाम था, पास्टर, पास्टर मीन्स पादरी। उसके बाद बुक 6 जो है वो चर्च यार्ड अमंग द माउंटेन्स, किसके बारे में बताया गया है, बुक 6 में मतलब पहाड़ों के बीच जो चर्च यार्ड है उसके बारे में बताया गया है, ये नाम है उसका, ठीक है। उसके बाद बुक 7 में द चर्च यार्ड अमंग द माउंटेन्स कंटिन्यू, इसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। बुक 8 में क्या किया गया, द पार्सनेज के बारे में बताया गया। बुक 9 में डिस्कोर्स ऑफ द वॉन्डरेड एंड इवनिंग विजिट टू लेक, तो जो वॉन्डरेड है उसका डिस्कोर्स बताया गया है और झील की शाम की यात्रा के बारे में बताया गया है। तो ये नाम है, याद रखना है। सबसे पहले उन्होंने वॉन्डरर के बारे में बताया बुक फर्स्ट में, बुक सेकंड में सॉलिटरी एकांतवासी के बारे में बताया, निराशा के बारे में बताया है थर्ड में, और फोर्थ में भी उसी चीज़ को करेक्ट किया है, पास्टर के बारे में। ये चीज़ें याद रखनी है, नाम भी याद रखना है, ओके। अब हम आते हैं प्रील्यूड पे आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या हो जाता है, प्रील्यूड जो होता है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, याद रखना है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, बायोग्राफी है, याद रखना है, ओके, ठीक है। तो प्रील्यूड ये कब पब्लिश हुआ था, 1850 में पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा, इनकी जो विडो थी, इनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन, उनके द्वारा ये पब्लिश कराया गया था और ये जो टाइटल है इन्होंने ही दिया था, ठीक है। प्रील्यूड, इसका सब टाइटल क्या है ये याद रखना है, ये सब टाइटल है, ठीक है, ये सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा था प्रील्यूड को, तो इन्होंने अ पोम टू कॉलरिज ये टाइटल दिया था, ठीक है, याद रखना है। ये टाइटल इन्होंने दिया था, इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये टाइटल इन्होंने दिया था, ओके। बट ये टाइटल जब उन्होंने ये लिखना स्टार्ट किया था तो ये टाइटल दिया था, बट लेकिन पब्लिशिंग टाइम पे ये टाइटल हो गया था प्रील्यूड। किसने दिया था, इनकी वाइफ ने, मैरी हचिंसन ने, ठीक है। और ये सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ओके, ये याद रखना है। अच्छा, ये एड्रेस किसे है, ये जो प्रील्यूड है ये एड्रेस किसे है, तो एस.टी. कॉलरिज को, क्योंकि आप पोम टू कॉलरिज ही है, एस.टी. कॉलरिज को ही किया गया है एड्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। सेमी ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टोन दिखाई देते हैं, अपने बारे में ही बताया गया है लेकिन अपना नहीं रख के, सेमी ऑटोबायोग्राफी वही होता है, अपना ना रख के ऑटोबायोग्राफिकल टोन दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे बुक फर्स्ट में, बुक फर्स्ट में इन्होंने क्या दिखाया है। बुक फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन दिखाया है, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम के बारे में बताया है बुक फर्स्ट में। बुक फर्स्ट में किसके बारे में, बचपन में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, फिर बचपन से स्कूल टाइम तक, जब उनके जब वो मतलब पैदा हुए थे उसके बाद से स्कूल टाइम तक इन्होंने बुक फर्स्ट में शेयर किया है। फिर बुक सेकंड में इन्होंने क्या किया है, इसी स्कूल टाइम को कंटिन्यू किया है, जारी किया है। स्कूल टाइम में उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, इसी चीज़ को बुक सेकंड तक जारी रखा है। बुक थर्ड में इन्होंने क्या किया है, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। बुक थर्ड में इन्होंने क्या किया है, कैम्ब्रिज में जब ये रहते थे, रेजिडेंस के बारे में बताया, कैम्ब्रिज में निवास इनके, कैम्ब्रिज में कैसे रहते थे उस बारे में बताया है। बुक फोर्थ में इन्होंने क्या किया है, समर वैकेशन पे कहीं गए थे ये, गर्मी की छुट्टियाँ बिताने, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है बुक फोर्थ में। बुक फिफ्थ में इन्होंने क्या बताया है, बुक्स के बारे में, किताबें पढ़ना पसंद था, बुक्स के बारे में बताया इन्होंने, कौन सी बुक्स इन्हें पढ़ना अच्छा लगता था या कौन सी बुक्स ये पढ़ते थे उसके बारे में बताया है। बुक 6 में कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, बुक 6 में इन्होंने क्या बताया, कैम्ब्रिज और एल्प्स की
बारे में बताया है। बुक 7 में लंदन में जब ये गए थे, रहते थे, वहाँ के बारे में बताया है। बुक 8 में इन्होंने रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन। बुक 8 में इन्होंने क्या किया है, रेट्रोस्पेक्ट किया है, यानी कि आप बोल सकते हो जो रेट्रोस्पेक्ट यानी कि जो पुनरावलोकन होता है, नेचर प्रेम और मानव प्रेम की ओर ले जाता है। बुक 9 में ये क्या करते हैं, फ्रांस के रेजिडेंस के बारे में बताते हैं, फ्रांस भी ये गए थे, वहाँ के बारे में बताते हैं। बुक 10 में ये क्या करते हैं, उसी चीज़ को कंटिन्यू इसमें भी करते हैं। बुक 11 में यहाँ पे फ्रांस को ये कंक्लूड करते हैं, ठीक है, फ्रांस को यहाँ पे बुक 11 में ये क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक 9, 10, 11 ये तीनों में वो सिर्फ फ्रांस के बारे में ही बात करते हैं। फिर बुक 12 में क्या करते हैं, इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेरियल एंड रिस्टोर्ड। बुक 12 में ये कल्पना और टेस्ट इसके बारे में बताते हैं कि कितना इम्पेयर्ड है, कितना ये रिस्टोर्ड है, ठीक है। बुक 13 में क्या बताते हैं, ये इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड इसी को कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं। यानी कि बुक 12 एंड 13 दोनों में इसी की बात करते हैं। अब बुक 14 में ये क्या करते हैं, कंक्लूज़न, निष्कर्ष निकालते हैं सभी का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब आगे हम देखेंगे द प्रील्यूड इज़ रिटन इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ड्स। प्रील्यूड सबसे पहले देखेंगे, प्रील्यूड जो लिखा गया है वो मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इट इज़ वर्ड्सवर्थ लॉन्गेस्ट एंड प्रोबेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये भी याद रखना है। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये एक युवा कलाकार की आत्मकथात्मक चित्र है, ठीक है। एक यंग मैन के बारे में उन्होंने बताया है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल है। इसमें आपको ऑटोबायोग्राफिकल टोन मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ओके। अब ये जो चीज़ें हैं, सम अदर पॉपुलर पोएम्स, कुछ अलग इनकी पॉपुलर पोएम्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्या पता यहाँ से ही पूछ ले, वो तो इम्पोर्टेंट हो गया है जितना था। अब यहाँ पे पूछा गया कि सम अदर इम्पोर्टेंट प्ले कौन कौन से हैं इनके। इसमें बस मैं वही पढ़ाने वाली थी, बस आपको बताने वाली थी कि कौन कौन से वर्क उन्होंने लिखे हैं, बस वही। उसके अंदर नहीं हमको जाना था कि ये वर्क के अंदर हमको जाना है, ये वर्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर, ये भी वर्ड्सवर्थ का ही है। एनेक्डोट फॉर फादर्स वर्ड्सवर्थ का है। एनिमल ट्रैंक्विलिटी एंड डीके वर्ड्सवर्थ का है। बाय द शी, ये सारे वर्ड्सवर्थ के हैं, याद रख लेना आपने। गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल, आई वॉन्ट लोनली एज अ क्लाउड, डैफोडिल्स, जिसके डैफोडिल्स के नाम से जाना जाता है, हमने ये पढ़ा भी है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट, ये भी है वर्ड्सवर्थ का। लाइन्स लेफ्ट, ये क्या है, कुछ पॉपुलर पोएम्स हैं। लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ शीट, लाइन्स रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस, लाइन्स रिटन नियर रिचमोंड, लाइन्स रिटन व्हेन शेलिंग, लंदन 1802, लव, म्यूटेबिलिटी, ये याद रखना है। लव भी इनकी पोएम है, म्यूटेबिलिटी भी इनकी पोएम है। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ठीक है। ओड टू ड्यूटी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ, ये ओड है, पोएम ही है। ऑन द एक्सटिंक्शन ऑफ द वेनेशियन रिपब्लिक, ठीक है। फिर है रुथ या फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ठीक है, याद रखना है। इसका सब टाइटल क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है रुथ। इस्कॉन नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्रॉन्ड, ठीक है। सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, साइमन ली, सरप्राइज्ड बाय जॉय, द एफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट, द एंशियंट मैरिनर। देखिए एंशियंट मैरिनर भी आया है इसमें, तो हम तो एंशियंट मैरिनर जानते हैं कि एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, जो फंसाने वाले हैं। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, हमने जानते हैं कि एस.टी. कॉलरिज भी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का भी नाम आता है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, ओके। द कंप्लेंट डंजियन, फिर है फीमेल वाइग्रेंट, फोस्टर्स मदर्स टेल, फोस्टर्स मदर्स टेल। यहाँ पे देखिए ये भी कॉलरिज का ही है, ये भी कॉलरिज का भी इसी में आ गया है, कि गलती से आ गया, मुझे नहीं लगता कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये चीज़ें लिखी हैं, तो इसको हम कट करते हैं। और यहाँ पे भी ये भी कट करते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं मुझे नहीं मिला है, आप लोग जानते हो तो बताइएगा। एंशियंट मैरिनर कहीं भी विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं मिल रहा है, जहाँ के भी हम सर्च करते हैं तो एस.टी. कॉलरिज का ही मिलता है।
तो ये दोनों ही कट कर देते हैं, बट इसमें आ गया है द फाउंटेन, ठीक है। द ग्रीन लिनेट, इडियट बॉय, लास्ट ऑफ द फॉक, लीच गैदरर जिसका दूसरा नाम रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस है, याद रखना है, लेशर कैलेंडाइन, ठीक है। द मैड मदर नाइटिंगल, ओके, द मैड मदर नाइटिंगल, देखिए नाइटिंगल उनका भी था, है ना, नाइटिंगल उनका भी था, कॉलरिज का जो कि एक कॉन्वर्सेशनल पोयम था, यहाँ पे भी नाइटिंगल है, इसको नहीं कट करूँगी मैं। द सॉलिटरी रीपर, द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट, द थॉर्न, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो आया भी है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखना है। एक बार देख लेंगे ना, अगर 2-3 बार इसको देख, मैं रट्टा मारने की बात नहीं कर रही हूँ, 2-3 बार देख लेंगे, सामने क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे सामने क्वेश्चन आते हैं, याद हो जाता है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड शून, थॉट्स ऑफ ब्राइटन ऑफ द सबजुगेशन ऑफ स्विट्जरलैंड, टू द स्काईलार्क, ये टू द स्काईलार्क है, ठीक है। टू द कुक्कू, इम्पोर्टेंट इसी में चला गया है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, एक टू द कुक्कू है, टू द कुक्कू है, और ये स्काईलार्क है, ओके, टू द स्काईलार्क, ओके। तो ओके, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ओके। नेक्स्ट जो पोयम है, ये जो पोयम है टूशेंट ला ओवरचर, ये भी इनकी पोयम है। अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज वी आर 7 व्हेन आई हैव बोर्न इन मेमोरी व्हाट हैज़ टेम्ड विद इन किंग्स कॉलेज चैपल कैम्ब्रिज एरो विजिटेड यू ट्रीज। तो ये कुछ पॉपुलर इनके पोएम्स थे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है, इनकी 5 लूसी पोएम्स की सीरीज भी है, तो ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी वो 5 लूसी पोएम्स की सीरीज है। सारे वर्क को मैंने इसमें कवर किया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। 1798 से 1800 के बीच में ये 5 वर्क आए हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये 5 वर्क ना लूसी पोएम्स के नाम से जानी जाती हैं। इसमें आपको 5 पोएम्स मिलेंगे। पहला स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन, 3 years सी ग्रीव इन अ सन एंड शावर, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल। तो ये 5 ही आपका 5 लूसी पोएम सीरीज है जो 1798 के करीब आया था और 801 के करीब आई थिंक ये वाली पोएम आई थी, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब कुछ फेमस ओड भी इनके हैं, हमने वहाँ पे पॉपुलर पोएम्स तो देख लिए थे, अब वहाँ पे अलग से यहाँ पे कर दिया गया है कि ओड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ओड को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके ओड हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है फेमस ओड। फेमस ओड कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से इसके कोटेशन की लाइनें आती हैं। ओड टू ड्यूटी, ये भी ओड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस अल्बर्ट एज चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जुलाई 1847, तो ये भी ओड है, याद रखना है इसको, लंबा चौड़ा है, क्या पता आई जाए। ओड कंपोज ऑन मे मॉर्निंग, पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ये भी ओड ही है। वर्नल ओड, ये भी इनका ओड है। ओड टू, जो अगला है ओड टू लाइकोरिस, ठीक है, ये में 1817 में आया था, ओड टू लाइकोरिस। नेक्स्ट जो है ओड द मॉर्निंग ऑफ द डे अपॉइंटेड फॉर अ जनरल थैंक्स गिविंग, ये कब आया था, 1816 में आया था। फिर है अगला है इनोकेशन ऑफ द अर्थ, ये भी ओड ही है, 1816 में आया था। फिर चौथा अगला है ओड है, ओनली ओड, ये भी 1816 में आया था, ठीक है, ये याद रखना है। ये इनकी ओड की सीरीज है, ये इनकी 5 लूसी पोएम्स की सीरीज़ थी और ये उनकी ओड की सीरीज़ थी, आपने याद रखना है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, तो अपने ध्यान रखना है सारे ओड को। मुझे पता है आप लोग ये सब जानते होंगे, इंटीमेशन तो इम्पॉर्टेंट है, ओड टू ड्यूटी भी आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ों को भी आपने इसका नाम जान के रखना है, ठीक है, इतना जानना है। अब कुछ सोनेट सीरीज भी है, इन्होंने कौन कौन से सोनेट लिखे हैं। सोनेट तो उन्होंने आई थिंक 522 सोनेट है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। सोनेट तो सीरीज इन्होंने बहुत लिखी है, सोनेट आई थिंक, बट कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है।
तो 1807 में मिसलेनियस सोनेट इनका आया था। ओके, फिर 1820 में द रिवर डडन या सीरीज ऑफ सोनेट टू द रेव डॉक्टर वर्ड्सवर्थ। ओके, ठीक है, ये याद रखना है। द रिवर डडन ये इनकी सोनेट सीरीज है, ये 1820 में आया था, इंपॉर्टेंट है। 1807 में इनकी मिसलेनियस सोनेट्स आई थी। फिर उसके बाद 1822 में एक्लीजियास्टिकल स्केचेस, ये भी एक सीरीज है, सोनेट की सीरीज थी जो 3 पार्ट में आई थी। फिर नेक्स्ट है सोनेट्स अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ, ये सीरीज थी, ये भी सीरीज में ही आया था, ये भी याद रखना है। कई सीरीज आई थी इनकी। सोनेट्स अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ, ये भी इन सीरीज में आया था। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। ओके, अब यहाँ से प्रोज है, इन्होंने कौन से प्रोज वर्क लिखे हैं ये भी जान लेते हैं। हमने ओड पढ़ा, पोएम्स पढ़ी, अब ओड है, फिर यहाँ पे सोनेट की सीरीज है। ओके, इसको PDF लेके आप रिवीजन कर लेंगे, सब सही हो जाएगा। प्रोज इन्होंने क्या क्या लिखा, 1967 लेटर्स ऑफ ड्रोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इनका प्रोज वर्क है। 1969 में लेटर्स ऑफ द वर्ड्सवर्थ फैमिली। फिर 1966 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1981 में प्रोज वर्क्स, 1974 में द लव लेटर्स ऑफ विलियम एंड मैरी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये इनका प्रोज था। इससे इन्होंने क्या लिखा था, इससे इन्होंने एक ही लिखा था, एक ही है यहाँ पे। 1810 में एस्से अपॉन एपिटैफ्स, ये इनका एस्से है, इम्पोर्टेंट है भाई, सब याद कर लीजिएगा, पूछ लेगा वर्क है किसका। और ड्रामा भी इन्होंने एक ही लिखा था, द बॉर्डर्स, ये एक ट्रेजेडी है जो कि 5 एक्ट में था। ड्रामा इन्होंने एक ही लिखा था, द बॉर्डर्स। ठीक है, द बॉर्डर्स जो कि एक ट्रेजेडी है, 5 एक्ट में है। द प्ले वॉज सेट एट बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन द रेन ऑफ हेनरी III। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि जो इनका एक ही द ओनली वन प्लेस था, इनका ड्रामा था, वो था द बॉर्डर्स। और ये एक ट्रेजेडी है जो कि 5 एक्ट में है। और ये इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई थी, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बॉर्डर पे ही इसकी सेटिंग रखी गई है। किसके रेन में आया था, किसके शासन में आया था, तो उस समय हेनरी III का शासन था जब ये प्ले इनका आया था, याद रखना है। ओके, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन 1787। तो वर्ड्सवर्थ ने 1787 में एक राइटर के रूप में अपनी शुरुआत की थी, डेब्यू किया था। व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट द यूरोपियन मैगजीन, इन द यूरोपियन मैगजीन, जब उन्होंने एक सोनेट को पब्लिश कराया था, कहाँ पे, द यूरोपियन मैगजीन में। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पहली सोनेट को पब्लिश कराया था द यूरोपियन मैगजीन में 1787 में। उसी समय ये एज ए राइटर डेब्यू कर लिए थे, मतलब एज ए राइटर इन्होंने शुरुआत की थी। द नेम ऑफ द सोनेट वॉज सोनेट्स ऑन सीइंग मिस हेलन। अब उस सोनेट का नाम क्या है ये याद रखना है। उस जो सोनेट इन्होंने यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश कराया था, तो सोनेट का नाम था सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। मारिया विलियम वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस, इतनी बड़ी सोनेट का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई शुरुआत है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि इन्होंने जो एज ए राइटर डेब्यू किया था 1787 में, तो इन्होंने कौन सी सोनेट को पब्लिश कराया था। इनकी पहली सोनेट है, ये याद रखना है, फर्स्ट सोनेट है इनकी, जहाँ से इनकी शुरुआत होती है। जैसे कोई हीरो है ना, जैसे शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान की पहली मूवी कौन सी है, दीवाना। मुझे तो लग रहा है दीवाना ही है, पहली मूवी दीवाना है। तो दीवाना पहली ऐसी मूवी है जिसमें शाहरुख खान एज ए एक्टर डेब्यू हुआ था। ठीक है, एज ए एक्टर डेब्यू हुए थे, ये याद रखना है। तो उसी तरह वर्ड्सवर्थ ये वर्ड्सवर्थ की पहली ऐसी सोनेट है जिसमें वर्ड्सवर्थ एज ए राइटर डेब्यू हुए थे। एज ए राइटर उन्होंने शुरुआत की थी अपनी, एक लेखक के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, ये याद रखना है। ठीक है, सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। ओके, यहीं पे अब ख़त्म हो रहा है, यहीं पे ये ख़त्म हो गया है। तो 39 मिनट्स में हमने पूरे वर्ड्सवर्थ के वर्क को कवर कर लिया है, ऊपर मतलब उनके नाम को कवर किया है। ठीक है, तो ये थी, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक मिलेगा तो मैं ऐसी वीडियो और भी लेके आऊँगी, ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। ठीक है, और हाँ भाई, जो PDF में इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। 1 मिनट,
ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। यकीन मानिए वो पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस इतना ही करना चाहूँगी। अब एक बार ले लेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो पीडीएफ आप पा सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी सही है। और वन लाइनर भी हिंदी, पूरा कोटेशन को हिंदी में समझाया आपको क्या चाहिए। ठीक है, अभी ग्रामर की बन रही है, ग्रामर की भी आपकी बन ही रही है, बहुत जल्द ग्रामर की आपके सामने रहेगी पीडीएफ। उसके बाद पीजीटी का भी आपको आपके सामने मिलेगा, पीजीटी की पूरी पीडीएफ वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, जो पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।